हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों श्यानता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हम लोग सातत्य का समीकरण कहते हैं उस पर विचार किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज श्यानता से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जिस पर हम लोग है ना विचार करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों बर्नौली का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इससे हम लोगों को बहुत चीज़ की जानकारी होने वाली है। तो आज आप लोग मेरे क्लास में बने रहेंगे बच्चों और अच्छी तरह से आज इस वीडियो को एंजॉय करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों आज बर्नौली का प्रमेय। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ बच्चों कि बर्नौली का प्रमेय या सिद्धांत भी आप लोग कह सकते हैं, है ना, बर्नौली का सिद्धांत। तो सबसे पहले ये क्या कहता है बच्चों, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मान लेता हूँ कि किसी नली में, है ना बच्चों, किसी नली में द्रव्य का प्रवाह हो रहा है। तो प्रवाह किस प्रकार है ना, आप जानते हैं धारा रेखीय प्रवाह जो नली में हो रही है, तो उस स्थिति में द्रव्य की जितनी भी ऊर्जा होती है वो सब ऊर्जा क्या होती है, नियतांक होती है ना। सभी ऊर्जाओं का योग हम कह सकते हैं कि नियत होता है। आप लोग जो है बच्चों इससे पिछले वाले वीडियो में, है ना, द्रव्य की सभी ऊर्जा पर विचार किए थे बच्चों। उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बिना ऊर्जा, द्रव्य की ऊर्जा को जाने, है ना, यह वीडियो आपका कोई भी काम नहीं आ सकता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग द्रव्य की ऊर्जा के बारे में जानने का प्रयास करें। तो बर्नौली का सिद्धांत मुझे ये बतलाता है कि देखिए किसी नली में, मैं पहले यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि ये क्या कहता है बर्नौली का प्रमेय, है ना। देखिए किसी नली में द्रव्य धारा रेखीय, है ना, किसी नली में द्रव्य धारा रेखीय रूप से प्रवाहित हो रहा है ना, धारा रेखीय रूप से प्रवाहित हो रहा है। तो है ना, तो द्रव्य की कुल ऊर्जा, है ना, द्रव्य की कुल ऊर्जा क्या होगा, नियत रहता है। कुल ऊर्जा नियत रहता है। तो द्रव्य की कितनी ऊर्जा होती है, हम लोग जानते हैं द्रव्य की 3 ऊर्जा होती है। तो अर्थात मैं यहाँ पर देख के लिख सकता हूँ कि अर्थात द्रव्य का दाब ऊर्जा, है ना, अर्थात द्रव्य का दाब ऊर्जा, है ना, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, द्रव्य का दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा, है ना, तथा स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा का योग, है ना, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो ये बात आप लोग जान चुके हैं बच्चों कि बर्नौली का प्रमेय मुझे क्या कहता है। किसी नली में यदि द्रव्य धारा रेखीय रूप से प्रवाहित हो रही है तो इस स्थिति में द्रव्य की जो कुल ऊर्जा का योग होता है वो नियत होता है। अर्थात द्रव्य में 3 प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। एक द्रव्य का दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है बच्चों नियत होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्षण मुझे रुकना पड़ेगा कि मैं पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को द्रव्य की कुल ऊर्जा के बारे में बताया था कि प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा के बारे में मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पर मैं इसी टर्म के रूप में साबित करूंगा कि द्रव्य का प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। आप लोग इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं बर्नौली का सिद्धांत, है ना। देखिए द्रव्य का प्रति एकांक, है ना, द्रव्य का प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत होती है। द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसे ही हम लोग बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। आप लोग दोनों ही टर्म में आप लोग कह सकते हैं, इसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है या प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा जो होती है बच्चों, मैंने आप लोगों को साबित करके भी दिखाया था कि दाब ऊर्जा जो होती है वो P/ρ होता है ना। गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 v² होता है और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो GH होता है। ये क्या होता है, नियतांक होता है। इसे ही मुझे जो है साबित करना है बर्नौली के प्रमेय में। तो चलिए हम लोग इसको साबित करने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार सिद्ध किया जाता है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नली बनाऊंगा बच्चों। देखिए विभिन्न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक नली होता है, वो इस प्रकार की नली है। ये एक नली है बच्चों,
है ना, ये एक नली है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग है। यहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ ज़्यादा है और यहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ कम है ना। और यहाँ पर देखिए ये ज़मीन की सतह है, ये ज़मीन की पृथ्वी की सतह है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये सिरा ज़मीन की सतह से h1 ऊंचाई पर है ना, और यह सिरा जो है ज़मीन की सतह से h2 ऊंचाई पर है। आप लोग ये जान पा रहे हैं। अब इस नली पे जो है बच्चों द्रव्य का प्रवाह है ना किस रूप से हो रहा है, किस रूप से हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह के रूप में हो रहा है इस नली से प्रवाह, है ना। तो नली के इस सिरा का दाब जो है वो P1 है और इस सिरा का दाब जो है बच्चों वो P2 है। इस सिरा का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और इस सिरा का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। बात समझ में आ गया बच्चों। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो द्रव्य का जो प्रवाह हो रहा है उसका वेग कितना है, V1 है, और यहाँ पर जो द्रव्य का प्रवाह जो हो रहा है उसका वेग कितना है, V2 है। आप लोग ये बात जान रहे हैं कि द्रव्य का प्रवाह चूंकि इधर से इधर की ओर हो रहा है, अतः यहाँ पर दाब का मान ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। दाब ज़्यादा होने की वजह से ये द्रव्य इधर की ओर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि P1 यहाँ पर बड़ा है P2 से, है ना। वेग आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में सातत्य के समीकरण में बताया था कि यदि क्षेत्रफल छोटा होता है तो वेग भी ज़्यादा होता है। चूंकि यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा है अतः यहाँ का वेग क्या होगा, कम होगा, और यहाँ का क्षेत्रफल छोटा है इसलिए वेग यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर V2 का मान बड़ा होगा V1 से। और सभी बातें आप लोग अच्छी तरह से जान पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर है ना ऊंचाई तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऊंचाई छोटी है, ये ऊंचाई बड़ी है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी देख पा रहे हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है। ये सारी बातें आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सुविधा के लिए इस सिरा को मैं A नाम दे देता हूँ और इस सिरा को B नाम दे देता हूँ, है ना। तो दो बातें यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि देखिए A सिरा पर, है ना, देखिए A सिरा का, देखिए A सिरा पर लिखते हैं ना, A सिरा पर दाब, A सिरा पर दाब P1, है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, A सिरा पर दाब P1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, है ना। द्रव्य का वेग, है ना, द्रव्य का प्रवाह का वेग, द्रव्य का प्रवाह का वेग V1, है ना, V1, तथा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, तथा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h1 है ना। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए कि इसी प्रकार B सिरा पर भी है ना। इसी प्रकार B सिरा पर, इसी प्रकार B सिरा पर दाब, इसी प्रकार B सिरा पर दाब कितना है, P2 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A2 है ना। द्रव्य का प्रवाह का वेग, द्रव्य का प्रवाह, है ना, द्रव्य का प्रवाह का वेग V2, तथा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, है ना, तथा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, तथा पृथ्वी की सतह से, है ना, तथा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h2 है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h2 है। तो आप लोग एक बात हमको बता सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि A सिरा पर जब द्रव्य जब यहाँ पर प्रवाह हो रहा है तो दाब के कारण इस पर कितना बल लगेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बल निकालेंगे। देखिए A सिरा पर, देखिए A सिरा पर द्रव्य के दाब द्वारा बल, A सिरा पर द्रव्य के दाब द्वारा बल कितना होगा, दाब द्वारा बल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि P बराबर कितना होता है, F बटा A होता है। यदि हम लोग बल का मान निकालना है तो F, P और A को हम लोग गुना कर देते हैं, निकल जाता है। चूंकि यहाँ पर दाब P1 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बल कितना होगा, P1 A1 होगा, है ना। तो ये बात हम लोग निकाल चुके। अब देखिए इस बल के द्वारा जो होता है कि देखिए यहाँ पर एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि इस बल के कारण जो होता है, जो द्रव्य खंड जो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा उसको जो होता है एकांक समय में कितनी दूरी तय करती है, एकांक समय में दूरी। हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी इस सब बातों पर चर्चा किया था कि इसमें जैसे ही कोई द्रव्य इसमें प्रवेश करता है तो उस द्रव्य खंड जो होता है, ये एक द्रव्य खंड के रूप में मैंने इसको विचार किया है कि यहाँ से यहाँ तक के द्रव्य को एक द्रव्य खंड लिया है। तो ये द्रव्य खंड जो होता है एकांक समय में कितनी दूरी तय करेगा, एकांक समय में कितनी दूरी तय करेगा। ये बहुत आसान बात है। तो
वेग की परिभाषा हम लोग जानते हैं बच्चों कि v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा, है ना, s बटा t होता है, विस्थापन बटा समय होता है। यदि समय को हम लोग एकांक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं एकांक समय में, है ना, तो यहाँ पर यदि हम लोग t का मान 1 रख देंगे तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा, s। तो इसका मतलब है एकांक समय में तय की गई दूरी जो होती है वो वेग के बराबर होती है। एकांक समय में तय की गई दूरी वेग के बराबर होती है। तो वही बात यहाँ पर भी हम लोग लागू करना चाहते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी जो होती है वो v1 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि समय एकांक हो गया तो दूरी जो होती है वेग के बराबर होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना सिरा ए पर, है ना, किसी द्रव्य खंड को एकांक समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। मैंने क्या कहा कि ए सिरा पर, देखिए ए सिरा पर, है ना, किसी द्रव्य खंड को, ए सिरा पर किसी द्रव्य खंड को, किसी द्रव्य खंड को, किसी द्रव्य खंड को एक बिंदु से या एकांक समय में, है ना, एकांक समय में, एकांक समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। तो आप लोग बताएंगे बच्चों, हम लोग कार्य बराबर जानते हैं कितना होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर बल गुना विस्थापन, है ना, बल गुना विस्थापन। तो बल तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। देखिए P1 A1 और विस्थापन क्या हो गया, तो ये जो दूरी है एकांक समय में, तो दूरी किसके बराबर है, V1 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर V1 लिख देता हूँ। तो अब इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार हम यहाँ पर यदि ये द्रव्य खंड आपका प्रवाहित होते हुए ये सिरा पर पहुँचेगा तो एक द्रव्य खंड यहाँ पर भी बनेगा। अब ये द्रव्य खंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेता हूँ कि एकांक समय लगता है, तो एकांक समय में यहाँ से यहाँ तक द्रव्य खंड को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे कि बी सिरा पर भी, देखिए बी सिरा पर इसी प्रकार, बात समझिए कि इसी प्रकार बी सिरा पर, है ना, इसी प्रकार बी सिरा पर द्रव्य खंड को, है ना, इसी प्रकार बी सिरा पर द्रव्य खंड को एकांक समय में, एकांक समय में, है ना, एक बिंदु से या एक स्थान से भी आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। तो दूसरे सिरा पर दाब कितना है बच्चों, P2 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है और वहाँ का वेग कितना है, V2 है। तो ये समीकरण आप समझ पाए होंगे बच्चों कि मैंने यहाँ पर किस प्रकार उसको लिखा। P1 A1 क्या है बच्चों, ये तो बल है, और V1 क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी है। तो इसी प्रकार मैंने इस समीकरण को भी मैंने लिखा। अब यहाँ पर लिखूंगा कि दोनों सिरा पर किया गया कार्य का अंतर कितना होगा। देखिए A तथा B सिरा पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ए तथा बी सिरा पर, ए तथा बी सिरा पर किया गया कार्य का अंतर, ए तथा बी सिरा पर किया गया कार्य का अंतर कितना होगा, है ना। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्य यहाँ पर बड़ा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दाब P1 का मान ज़्यादा है और इस सिरा पर दाब का मान छोटा है, अर्थात यहाँ का कार्य ज़्यादा होगा और यहाँ का कार्य कम होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इतना माइनस इतना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको लिखेंगे, किया गया कार्य का अंतर कितना होगा। देखिए P1 A1 V1 माइनस ये हो जाएगा P2 A2 और ये हो गया मेरा V2। अब यहाँ पर एक बात आता है, ये कार्य का अंतर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्य को हम लोग W के रूप में इंडिकेट कर दिए और ये हो गया P1 A1 V1 माइनस P2 A2 और ये हो गया समीकरण निकल गया V2। अब हम लोग यहाँ का प्रयोग करेंगे सातत्य समीकरण का। देखिए सातत्य समीकरण से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, देखिए सातत्य समीकरण से, है ना, सातत्य समीकरण से। तो इससे पहले वाले वीडियो में यदि सातत्य समीकरण के बारे में आप लोग नहीं जानते, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में आप लोग नहीं जानते, तो इससे पिछले वाले वीडियो में जा करके आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने उसे बढ़िया तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो सातत्य समीकरण हमको बतलाता है बच्चों कि जब नली में
है ना। जब किसी नली में द्रव्य का प्रवाह आदर्श रूप से होता है ना, धारा रेखीय प्रवाह के रूप में होता है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य की जो द्रव्यमान होता है वो नियत होता है। प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य का द्रव्यमान नियत होता है। उसके संबंध में मैंने एक वहाँ पर समीकरण भी निकाला था बच्चों कि प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य का द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार मैंने निकाला था कि m इज इक्वल टू होता है बच्चों प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य का द्रव्यमान, m इज इक्वल टू ये होता है A1, है ना, A1 V1 और ये ρ1 लिखा था, और यहाँ पर लिखा था माइनस A2 V2 और यहाँ पर भी लिखा था A2, चूँकि ये दोनों बराबर होता है द्रव्य है ना द्रव्यमान। ये हो गया पहला सिरा के लिए और ये हो गया दूसरा सिरा के लिए, है ना, द्रव्य का द्रव्यमान। ये बात हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के आप लोग उसका देखें। इस वीडियो में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, उसे आप लोग समझ पाएंगे अच्छी तरह से, है ना। इसे समझना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ये द्रव्य का द्रव्यमान है ना। ये द्रव्य खंड का क्या है? द्रव्यमान है। ये पहला सिरा का द्रव्यखंड का द्रव्यमान है ना। प्रति एकांक समय में पहले सिरा से प्रवाहित द्रव्यखंड का द्रव्यमान और ये दूसरा सिरा में प्रवाहित द्रव्यखंड का द्रव्यमान प्रति एकांक समय में। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि दोनों सिरा पर जो द्रव्य का जो प्रवाह हो रहा है वो एक ही प्रकार का द्रव्य है ना, और द्रव्य जो होती है असंपीड्य होती है, इसीलिए उसके द्रव्य में कोई घनत्व में परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ पर यदि घनत्व ρ1 है और यहाँ पर घनत्व ρ2 है तो द्रव्य असंपीड्य होने की वजह से इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए घनत्व का मान जो होता है वो बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम रो के रूप में भी हम दोनों को समान रूप से हम इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। इसको हमने क्या माना? रो। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए A1 V1, है ना, यहाँ हो गया रो बराबर, ये हो जाएगा A2 V2 और ये रो, दोनों रो को हम लोग नीचे भी कर सकते हैं। तो इसको ये पूरा टर्म क्या हो गया? देखिए तो m बाय रो इज इक्वल टू यहाँ हो गया A1 V1 इज इक्वल टू हो गया A2 V2। तो ऊपर वाले समीकरण में A1 V1 का वैल्यू हम m बाय रो रख सकते हैं और यहाँ से भी A2 V2 का मान भी हम लोग m बाय रो रख सकते हैं सातत्य के समीकरण से, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं ऊपर के समीकरण में, देखिए यह मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, यह मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, है ना, यह मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, यह मान ऊपर के समीकरण में रखेंगे तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर यहाँ हो गया P1 और A1 V1 का मान हो कितना निकल गया मेरा? m बाय रो, है ना। ये हो गया माइनस, ये हो गया P2, A2 V2 का मान भी यहाँ पर कितना निकल गया मेरा? m बाय रो। तो ये जो किया गया कार्य है ये दाब ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह किया गया कार्य, देखिए यह किया गया कार्य दाब ऊर्जा के रूप में परिभाषित होता है ना, या परिभाषित या संचित हो जाता है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। यह किया गया कार्य दाब ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है, दाब ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है, दाब ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, अब तो हम लोग क्या किए, नली में दाब ऊर्जा लगा दिए, अप्लाई भी कर दिए। अब इस दाब ऊर्जा के कारण क्या होगा कि नली में द्रव्य का प्रवाह होगा, है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। तो लिखेंगे इसी दाब के ऊर्जा के कारण, यहाँ लिखेंगे इसी दाब ऊर्जा के कारण, है ना, इसी दाब ऊर्जा के कारण नली में, है ना, इसी दाब ऊर्जा के कारण नली में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा संचित होती है ना। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, संचित होती है ना, संचित होती है इसी दाब ऊर्जा के कारण। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बार और फिगर मैं बना देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो, है ना। इस प्रकार कुछ नली है मेरा, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? अपरिवर्तित है ना। यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा है, यहाँ का क्षेत्रफल क्या है? छोटा है। ये पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई h1 है और इसकी ऊंचाई h2 है। यहाँ पर दाब कितना है? P1 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और द्रव्य का वेग V1 है। यहाँ पर दाब कितना है? यहाँ पर दाब P2 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है और द्रव्य का वेग V2 है। इसमें से द्रव्य जो प्रवाहित हो रही है वो धारा रेखीय रूप से प्रवाहित हो रही है। तो आप हमको बता सकते हैं कि इस A सिरा पर, है ना, A सिरा पर द्रव्य का गतिज ऊर्जा क्या होगा? A सिरा पर द्रव्य का गतिज ऊर्जा कितना होगा? अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए A सिरा पर, देखिए A सिरा पर, है ना, A सिरा पर द्रव्य खंड का
ए सिरा पर द्रव्य खंड का गतिज ऊर्जा, ए सिरा पर द्रव्य खंड का गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आप लोग बता सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए सिरा पर द्रव्य खंड का गतिज ऊर्जा होगा, है ना जो कि द्रव्य खंड का द्रव्यमान हम लोग कितना मान चुके हैं, यहाँ पर जो द्रव्य खंड यहाँ से यहाँ तक आया था, इस द्रव्य खंड का द्रव्यमान तो हम लोग सातत्व के समीकरण से m मान लिए हैं बच्चों। तो यहाँ पर कितना होगा 1/2, ये हो जाएगा m। इस सिरा पे द्रव्य का वेग कितना है, v1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा v1 स्क्वायर। इसी प्रकार बताइए कि b सिरा पे द्रव्य खंड का वेग गतिज ऊर्जा कितना होगा, b सिरा पर द्रव्य खंड का, है ना, द्रव्य खंड का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर। तो दोनों सिरों पर गतिज ऊर्जा का अंतर कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे a तथा b सिरा पर, a तथा b सिरा पर, है ना, a तथा b सिरा पर, है ना, द्रव्य खंड या गतिज ऊर्जा का अंतर, ऐसा भी लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का अंतर, ए तथा बी सिरा पर, है ना, गतिज ऊर्जा का अंतर। तो आप लोग बताइए कि कौन सी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, जिस सिरा पर द्रव्य का वेग ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है अर्थात वेग यहाँ पर ज़्यादा है बच्चों, तो ये यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो अंतर लिखेंगे इस सिरा की गतिज ऊर्जा माइनस इस सिरा की गतिज ऊर्जा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 m और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m और ये कितना हो जाएगा v1 का स्क्वायर। तो ये गतिज ऊर्जा का तो अंतर निकाल लिया, अब स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकालेंगे। इसी प्रकार लिखेंगे ए सिरा पर, देखिए ए सिरा पर द्रव्य खंड का, ए सिरा पर द्रव्य खंड का स्थितिज ऊर्जा, ए सिरा पर द्रव्य खंड का स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, सॉरी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी ऊंचाई कितनी है h1 और द्रव्यमान तो हम लोगों ने m माना है और गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है gmg और यहाँ पर ऊंचाई है h1। तो स्थितिज ऊर्जा भी हम लोग जानते हैं mgh होता है। इसी प्रकार हम लोग b सिरा पर हम लोग, है ना, स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखे b सिरा पर, है ना, देखिए b सिरा पर द्रव्य खंड का स्थितिज ऊर्जा, है ना, बी सिरा पर द्रव्य खंड का स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगा mg और ये हो जाएगा h2। दोनों सिरा पर a तथा b सिरा पर, a तथा b सिरा पर, a तथा b सिरा पर, है ना, देखिए स्थितिज ऊर्जा का अंतर, a तथा b सिरा पर स्थितिज ऊर्जा का अंतर कितना होगा। तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, आप लोग बता सकते हैं। ये ऊंचाई ज़्यादा है इसीलिए बी सिरा की स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा बी सिरा का माइनस स्थितिज ऊर्जा ए सिरा का, ये अंतर मेरा निकल गया। तो ये अंतर क्या हो जाएगा, देखिए mgh2 माइनस ये हो गया mgh1 निकल गया। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम लोग जानते हैं बच्चों। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से मैंने आप लोगों को पहले बताया है ना। देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जो अभी मैंने दाब ऊर्जा निकाला, यही दाब ऊर्जा जो है ना, उस नली में द्रव्य को, है ना, गति देने के लिए तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर बात समझिए कि नली में, ये नली है, इसमें दाब के अंतर के कारण, है ना, नली में यदि द्रव्य का प्रवाह हो रहा है तो वो दाब के अंतर के कारण यहाँ पर दाब ज़्यादा है, यहाँ पर दाब कम है ना। तो यह दाब ऊर्जा ही नली में द्रव्य के प्रवाह को क्या करता है, गतिज ऊर्जा प्रदान करता है ना। दाब के कारण ही नली में क्या प्रवाहित हो रही है, द्रव्य का प्रवाहित हो रही है, जिसके वजह से द्रव्य गतिज ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। अब गतिज ऊर्जा प्राप्त कर रहा है तो यहाँ पर तो द्रव्य जब था तो उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा कम थी, तो प्रवाह के कारण जब द्रव्य यहाँ पर पहुँच गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो गई। तो ये जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये कौन प्रदान कर रहा है, दाब ही, क्योंकि दाब ही प्रवाह के कारण है ना। तो इसीलिए हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जानते हैं कि ना तो ऊर्जा को हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही तो उसको हम लोग निर्माण कर सकते हैं। तो ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए जो नली में जो दाब ऊर्जा उत्पन्न हुई है, यही ऊर्जा जो होती है नली में प्रवाहित द्रव्य को गतिज ऊर्जा और साथ ही स्थितिज ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दाब ऊर्जा बराबर क्या होगा, इस गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए दाब ऊर्जा, है ना, दाब ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, है ना, दाब ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस होता है स्थितिज ऊर्जा,
है ना। तो ये दोनों ऊर्जा को कौन प्रदान करता है, ये दाब ऊर्जा ही प्रदान करता है। तो दाब ऊर्जा का समीकरण मैंने बताया बच्चों, आप लोग अपने कॉपी में लिखे होंगे, उसको देखिए। यहाँ पर क्या है देखिए, P1m बाय यहाँ पे रो है माइनस यहाँ पर क्या हो गया देखिए P2m बाय रो, ये मैंने दाब ऊर्जा निकाला है। और इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा कितना निकाला है 1/2m, है ना। गतिज ऊर्जा का अंतर यहाँ पर लिखना है, देखिए क्या निकाला है V2 स्क्वायर माइनस 1/2m और ये हो गया V1 का स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा को देखना है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया mgh2 माइनस यहाँ पर हो गया mgh1, ये मेरा स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो मैंने जो आप लोगों का बर्नौली का जो पहला डिफिनेशन लिखा था बच्चों कि नली में प्रवाहित द्रव्य यदि है ना धारा रेखीय रूप से प्रवाहित होती है तो उसकी कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को वही बात यहाँ पर लिख देना है ना। तो आप लोग क्या करना है, जिसमें जिसमें 1 लगा हुआ है उसको एक तरफ कर देना है, जिसमें जिसमें 2 लगा हुआ है उसको एक तरफ कर देना है। तो 1 वाले टर्म को एक तरफ कर देना है। देखिए यहाँ पर 1 है तो इसको लिख दिए P1m बाय रो, यहाँ पर देखिए क्या है 1/2m V1 स्क्वायर, इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो इसको उठा करके दिए बराबर की इधर कर दिया जाए तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2m, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि mgh1 है तो बराबर के यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, बराबर के उठा के इधर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा mgh1 हो गया। नहीं, अब देखिए 2 वाले टर्म को एक तरफ करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए P2m बाय रो माइनस लगा हुआ है, बराबर के इधर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो P2m बाय ये रो और ये ऑलरेडी जो है प्लस में ही है 1/2m, ये हो गया V2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी H2 वाला टर्म में प्लस ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्या हो गया mgh2। तो देखिए ये क्या हो गया दाब ऊर्जा, ये हो गया गतिज ऊर्जा, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर भी देख रहे हैं दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना। तो प्रथम सिरा की कुल ऊर्जा है ये दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये दूसरे सिरा की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रथम सिरा की कुल ऊर्जा और दूसरे सिरे की कुल ऊर्जा के योग के बराबर होती है ना। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो होती है ना, इसकी कुल ऊर्जा जो होती है नियत होती है ना। कौन सी ऊर्जा, कुल ऊर्जा इसका नियत है। लेकिन हम लोगों ने जो बर्नौली के प्रमेय को या ऊर्जा का निर्धारण किया हुआ वो कैसे निर्धारित किया हुआ है, प्रति एकांक द्रव्यमान की। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर से m को कॉमन लेंगे, इधर से भी m को कॉमन लेंगे और m दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो मेरा इक्वेशन कुछ रिड्यूस होकर के कुछ इस प्रकार बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 रो, है ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 V1 स्क्वायर और प्लस यहाँ से m खत्म हो जाएगा तो gh1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से भी देखिए m कॉमन निकाला हुआ है और इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो बचा हुआ इक्वेशन, रेस्ट इक्वेशन जो है वो P2 रो है, प्लस कितना है 1/2, ये हो गया V2 स्क्वायर और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा gh2। तो देख रहे हैं कि कुल ऊर्जा इसका योग नियत है। तो इस इक्वेशन को हम लोग जो होती है मतलब एक कांस्टेंट है, आप देख पा रहे हैं कि पहले सिरा की कुल ऊर्जा दूसरे सिरा की कुल ऊर्जा के बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों सिरा की कुल ऊर्जा नियत है, मतलब परिवर्तित नहीं हो रही है। कुल ऊर्जा की पहले सिरा की जितनी ऊर्जा है उतनी सिरा, देखिए पहले सिरा की जितनी ऊर्जा है ना, उतना ऊर्जा दूसरे सिरा का। इसका मतलब है कि कुल ऊर्जा का योग क्या है, नियत है, परिवर्तित नहीं हुआ ऊर्जा। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं P बाय रो प्लस 1/2, ये हो गया V स्क्वायर प्लस ये हो गया GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट हो गया नहीं, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा की दोनों ही सिरा की कुल ऊर्जा क्या है, नियत है। तो यही मेरा बर्नौली का प्रमेय है ना, यही मुझे साबित करना था बच्चों। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्नौली का प्रमेय। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों कि ये किस प्रकार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों, है ना, क्योंकि ऊर्जा का थोड़ा सा जो ताल माल है इसमें ना, ये थोड़ा सा बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग इस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं बच्चों के दोनों तरफ हम लोग g से यदि भाग दे देते हैं। अब इसी समीकरण में देखिए, है ना, देखिए समीकरण के दोनों तरफ, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, समीकरण के दोनों तरफ g से भाग देने पर, समीकरण के दोनों तरफ g से भाग देने पर, है ना, इस समीकरण को हम लोग एक मान लेते हैं। समीकरण के दोनों तरफ हम लोग g से भाग दे देते हैं तो कुछ इक्वेशन हमको इस प्रकार मिलेगा। देखिए P बाय यहाँ पर हो गया रो जी प्लस यहाँ पर क्या होगा 1/2 V स्क्वायर बाई जी, और देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी g मौजूद है, g से भाग देंगे तो g कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरा बचेगा h। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाय g,
है ना। तो ये भी एक अलग तरह का कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जी का जो वैल्यूज होता है वो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ये कांस्टेंट ही है मेरा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए कि तीनों का जो आप यदि यूनिट निकालेंगे ना बच्चों, तीनों का यदि यूनिट निकालिएगा तो एंड यूनिट एंड डायमेंशन भी निकालिएगा, बीमा निकालिएगा, तो तीनों की बीमा समान होती है, तीनों की बीमा लंबाई के बीमा के बराबर होती है। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए यदि हम लोग यहाँ पर पी का बीमा, इसका पहला का दाब ऊर्जा का बीमा निकालता हूँ, प्रति एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा का बीमा निकालता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, पहला यहाँ पे निकाल देता हूँ कि पी बाय, है ना, रो जी है। तो पी का बीमा क्या होता है, ये तो दाब है। दाब का बीमा क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है। और एफ की बीमा क्या होती है, MLT -2 होता है। और क्षेत्रफल है नीचे ए है, तो एल स्क्वायर, तो एक एल कैंसिल हो गया, तो एल ऊपर चला जाएगा। तो ये जो बीमा आ जाता है दाब का, वो क्या होता है, ML-1 और T-2, ये दाब की बीमा होती है। तो दाब की बीमा मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये हो गया ML-1 और ये हो गया T-2। अब देखिए यहाँ पे नीचे में रो है, रो क्या होता है, घनत्व। यहाँ पे देखिए घनत्व बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का बीमा m हो गया और आयतन का बीमा L³ होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ML पर पावर -3, ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पर गुरुत्व त्वरण है, तो गुरुत्व त्वरण की बीमा हम लोग जानते हैं क्या होता है, LT-2, ये होता है किसका बीमा, है ना, ये किसका बीमा होता है बच्चों, ये गुरुत्व त्वरण का LT-2। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो पा रहा है। देखिए T-2 देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, M और M देखिए बच्चों यहाँ से कैंसिल हो गया। नहीं, अब इसको यदि हम लोग ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ मेरा पर यहाँ पर क्या बचता है, ऊपर में L-1 और नीचे में क्या बचता है, देखिए यहाँ पर L- कितना है बच्चों, L-3 और यहाँ पर L, यहाँ पर माइनस है, इसके ऊपर -1 है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L- यहाँ पर हो गया 2, है ना, L-2 बचता है। तो देखिए L से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक ये और ये एक पावर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 पे L पे पावर -1। इस L को यदि ऊपर ले जाएंगे तो सिर्फ मेरा बचेगा L। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को मैंने सॉल्व करके बताया, तो प्रत्येक भाग का जो आप लोग डायमेंशन देख रहे हैं, वो प्रत्येक भाग का डायमेंशन क्या होता है, लंबाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि तीनों का बीमा, इसकी और इसकी और इसकी, ये H है तो इसका तो डायमेंशन L होगा ही। यहाँ पे देखिए तीनों की, है ना, बीमा, तीनों की बीमा लंबाई के बराबर होती है, लंबाई के बराबर होती है, तीनों की बीमा लंबाई के बराबर होती है, तीनों की बीमा लंबाई के बराबर होती है। तो ये वाली जो, इसीलिए इसको शीर्ष कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, इसलिए इसे शीर्ष कहा जाता है, इसलिए इसे शीर्ष कहा जाता है ना। तो यदि हम लोग दाब का लेंगे तो यदि इस भाग को क्या कहते हैं, देखिए P बाय रो जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग दाब शीर्ष कहते हैं, इसको हम लोग नाम दिया गया है कि दाब शीर्ष। इसको क्या कहा जाता है, 1/2V²/g, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग, है ना, वेग शीर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेग मौजूद है, इसको कहते हैं वेग शीर्ष, है ना। और जो सिर्फ H है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऊंचाई शीर्ष हम लोग भी कहा जाता है, या गुरुत्व शीर्ष इसको हम लोग कहते हैं, ऊंचाई गुरुत्व शीर्ष इसको कहते हैं, गुरुत्व शीर्ष। तो एक तरह से आप लोग कहें कि बर्नौली प्रमेय को हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी नली में द्रव्य धारा रेखीय रूप से प्रवाहित हो रही है तो उसका दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्व शीर्ष का योग नियत रहता है, ऐसे भी आप लोग परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्नौली का प्रमेय के अनुसार देखिए इसको हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए बर्नौली के प्रमेय को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, बर्नौली के प्रमेय को इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है, बर्नौली के प्रमेय को इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है, बर्नौली के प्रमेय को इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है ना। देखिए कैसे हम लोग करेंगे परिभाषित, तो उसको आप लोग देखिएगा कि किसी नली में, देखिए यहाँ पर कि किसी नली में, है ना, किसी नली में द्रव्य धारा रेखीय रूप से, है ना, किसी नली में द्रव्य धारा रेखीय रूप से प्रवाहित हो रही है, धारा रेखीय रूप से प्रवाहित हो रही है ना, हो रही है, तो, है ना, द्रव्य का दाब शीर्ष, द्रव्य का दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, है ना, द्रव्य का दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्व शीर्ष का योग, है ना, गुरुत्व
शीर्ष का योग क्या होता है? गुरुत्व शीर्ष का योग नियत रहता है, नियत रहता है बच्चों। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं बर्नौली के प्रमेय के अनुसार। एक बात यहाँ पर और आता है बच्चों, है ना, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि जो हम लोग ट्यूब का प्रयोग किए हैं वो तो ऊपर नीचे था, इस प्रकार हम लोग प्रयोग किए थे ट्यूब का। अब यदि ट्यूब मेरा, यदि नली जो होता है वो क्षैतिज बनी रहे, इस प्रकार मेरा ट्यूब रहे, है ना, इस प्रकार यदि ट्यूब रहता है क्षैतिज ट्यूब, यदि यहाँ पे लिख देते हैं यदि नली क्षैतिज हो, यदि नली कैसी हो? क्षैतिज हो, है ना, यदि नली क्षैतिज हो, है ना, तो यहाँ पर जो H का जो प्रॉब्लम है, दोनों साइड जो मैंने H लिया था, अब मान लेते हैं कि क्षैतिज नली के लिए इक्वेशन मैंने निकाला यहाँ पर, तो ये H और ये H दोनों आपस में बराबर होगा, तो इस साइड से H और इस साइड से H मेरा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यही दोनों टर्म मेरा बचेगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर लिखेंगे कि यदि नली मेरा क्षैतिज है तो बर्नौली का प्रमेय क्या हो जाएगा? देखिए तो बर्नौली का प्रमेय या सिद्धांत किस प्रकार लिख सकते हैं? तो बर्नौली का समीकरण को यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो बर्नौली का समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाएगा, रो, है ना, देखिए P बाय रो प्लस हो जाएगा 1/2 V स्क्वायर, क्योंकि H टर्म तो यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊंचाई वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि जब यदि नली क्षैतिज होती है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह गुरुत्व बल से स्वतंत्र होता है ना। तो अब इस प्रमेय का जो उपयोग जो है बच्चों हमारे दैनिक जीवन में बहुत होता है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ये टर्म को बराबर के उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P बाय रो इज इक्वल टू -1/2, ये हो जाएगा V स्क्वायर। ये इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं। इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? यदि दाब का मान बढ़ता है ना, यदि दाब का मान बढ़ता है तो वेग का मान घट जाता है, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, दाब का मान बढ़ने पर वेग का मान घटता है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, या फिर दूसरे पेज में मैं इसका प्रयोग करूँगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने क्या देखा बच्चों की क्षैतिज नली के लिए जो मेरी कुल ऊर्जा का समीकरण जो प्राप्त हुआ वो इस प्रकार मिला था, P बाय रो, है ना, इज इक्वल टू -1/2 V स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि यदि P का मान यदि बढ़ता है तो वेग का मान घट जाता है। वेग का मान क्यों घटता है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइंस लगा हुआ है। देखिए समीकरण से स्पष्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए समीकरण से स्पष्ट है ना, समीकरण से स्पष्ट है कि दाब का मान, है ना, समीकरण से स्पष्ट है कि दाब का मान बढ़ने पर वेग का मान घटता है ना, वेग का मान, दाब का मान बढ़ने, है ना, बढ़ने पर वेग का मान घटता है। और हम लोग विपरीत रूप से भी लिख सकते हैं बच्चों कि यदि दाब का मान घटने पर वेग का मान बढ़ता है, तो आप लोग ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग इसका अनुप्रयोग देखेंगे बच्चों, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग जो है इसका अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में मिलता है बच्चों। तो आप लोग जनरली पहला प्रयोग आप लोग देखे होंगे अनुप्रयोग, कि जब आप लोग पंखा, है ना, पंखा चला करके जब ऊपर पढ़ते हैं, है ना, ऊपर जब पंखा चल रहा होता है और नीचे जब आप लोग पढ़ाई करते हैं बच्चों, तो अक्सर देखते होंगे कि पेज जो होती है आपका ऊपर जो होती है वो उड़ती है। आखिर क्यों पेज उड़ती है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। हम लोग यहाँ पर जानते हैं, देखते हैं, सुनिए थोड़ा सा। देखिए जब हम लोग पंखा ऊपर चलाते हैं तो पेज मेरा कुछ ऊपर ऐसे करके हिलता हुआ ऊपर की ओर उड़ता है ना। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब देखिए पंखा जब चलता है बच्चों, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर पेपर रखा हुआ है, मान लेते कि ये पेपर है मेरा, और ऊपर जो है यहाँ पर पंखा मेरा इस प्रकार जो होता है चल रहा है ना, ये पंखा। तो जब पंखा जब चलता है तो यहाँ की जो हवा जो होती है वो गतिशील हो जाती है ना। ये हवा का जो वेग जो होता है बच्चों बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ने से हवा का वेग यहाँ पर बढ़ जाता है, हवा का वेग बढ़ता है। आप लोग देखते होंगे कि रूम के अंदर जब आप पंखा चला दीजिए तो रूम के अंदर जो होता है क्या होगा, हवा का वेग, है ना, बढ़ जाता है, वेग बढ़ता है, हवा का वेग बढ़ता है। तो वेग बढ़ने से क्या होगा, अब यहाँ देखिए वेग यदि बढ़ रहा है तो दाब का मान घट जाएगा। तो यहाँ पर दाब जो होगा, हवा का दाब घट जाता है। बर्नौली के प्रमेय से हवा का दाब घट जाता है, हवा का दाब घट जाता है ना, हवा का दाब घट जाता है। हवा का दाब घटेगा, लेकिन जो पेज जो है हमारे किताब के अंदर, दो पेज के बीच में जो हवा है वो तो गति नहीं कर रहा है ना, वो गति नहीं कर रहा है, तो उसका दाब तो बना रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ का दाब घट गया, लेकिन पेज के बीच के जो अंदर हवा है उसका दाब तो वही बना हुआ। तो दाब का मान यहाँ कम हो गया, पेज के बीच के अंदर का दाब ज़्यादा है, तो वो दाब क्या करता है, ऊपर की ओर
उठ जाता है ना, और पेज को क्या करता है, ऊपर की ओर उठा देता है। तो इस प्रकार जो होती है पेज हमेशा उठती हुई ऊपर की ओर हमको नजर आती है बच्चों। तो एक तो पर में आप लोग यहाँ पर देखें अनुप्रयोग। दूसरा नंबर का अनुप्रयोग में देखे होंगे कि आंधी जब आता है बच्चों, मान लीजिए कि कोई घर बनी हुई है, यहाँ पर घर इस प्रकार है ना, और ये घर में क्या है, छप्पर लगा हुआ है ना, कोई चदरा का या टीन का या फिर करकट का जो घर बनाया जाता है, अक्सर देखते होंगे कि जब तेज आंधी जब चलती है तो ये छप्पर उड़ जाती है ना। ये छप्पर क्यों उड़ जाती है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। देखिए, जब हवा जब बहुत तेजी से बहती है तो हवा का वेग क्या होता है, बढ़ता है। हवा का जब वेग बढ़ता है तो दाब क्या होगा बच्चों, घट जाता है, हवा का यहाँ दाब। लेकिन घर के अंदर का हवा तो स्थिर अवस्था में बनी हुई है ना, हवा, घर के अंदर की हवा स्थिर अवस्था में बनी हुई है। तो यहाँ का दाब घट गया, लेकिन यहाँ का दाब ज़्यादा है, तो दाब का मान को बराबर करने के लिए घर के अंदर से हवा निकल करके बाहर जाना चाहती है, तो वो कैसे जाएगी, तो वो इस छप्पर को ऊपर की ओर उठा देती है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि ऊपर उठा देती है। आप लोग जानते हैं कि हवा हमेशा किधर बहती है ना, हवा हमेशा किधर बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। यदि उच्च दाब है, यहाँ पर निम्न दाब है, तो हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो घर के अंदर की हवा बह करके बाहर जाना चाहती है, तो वो बाहर किधर से जाएगी, तो वो छप्पर से होकर के जाना चाहती है, लेकिन बाहर नहीं जा पाती है, तो वो छप्पर को ऊपर की ओर उठा देती है और तेज हवा के वजह से छप्पर उड़ के चला जाता है। ये तो दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तीसरा नंबर का अनुप्रयोग, हम लोग इसका अनुप्रयोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा अनुप्रयोग है बच्चों, बहुत सारा अनुप्रयोग है ना। तो आप लोग तीसरा अनुप्रयोग देखे होंगे बच्चों कि जब मान लेते हैं कि सप्लाई वाटर जो सभी शहरों में नली पानी जो सप्लाई किया जाता है, सप्लाई पानी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, और ये पाइप जो होता है बच्चों बहुत गंदे गंदे जगह से भी बह करके जो होती है पार होती है। कभी कभी पाइप को नाली के अंदर, जो शहर में नाली होती है जो बहुत गंदा रूप से भरी होती है, उससे भी होकर के इस पाइप को गुजारा जाता है। या फिर कहीं पानी जमा होता है, जहाँ कहीं कीचड़ होता है, उससे भी ये पानी जो होती है सप्लाई पानी को गुजारा जाता है। अब यहाँ पर बात समझिए कि मान लेते हैं कि ये जो कभी कभी देखते होंगे कि पाइप में जॉइंट भी किया जाता है, जॉइंट भी होता है कि दो पाइप को जॉइंट भी किया जाता है। तो जॉइंट करने के समय में कुछ ना कुछ इसमें लीकेज जो होता है इस पाइप में रह ही जाता है, और ये पाइप मान लेते हैं कि किसी नाली से होकर के गुजारा गया, नाली से किसी ड्रेन से होकर के इसको पाइप को गुजारा गया है, जिसमें पानी बहुत गंदगी वाली पानी भरी पड़ी है। और ये जो होती है जो पाइप जो है उसमें कुछ क्या होता है, जॉइंट है जो दो पाइप को जोड़ा जाता है, और उस जॉइंट के बीच में कुछ लीकेज हो गया है ना, लीकेज हो गया। अब मान लेते हैं कि इस पाइप में जो पानी बह रही है ना, ये तो बहुत उच्च वेग से बहती है, ये बहुत उच्च वेग से अंदर में पानी बहुत तेजी से बहती है। तो पानी के अंदर का दाब जो होता है बच्चों वहाँ पर घट जाता है, दाब क्या होता है, घटता है। लेकिन नाली के जो पानी है, नाली की जो गंदगी की पानी है, इसका वेग तो वही बना हुआ है, बहुत स्लो मोशन से बह रही है या फिर स्थिर अवस्था में रहती है। तो इस पानी का दाब, यहाँ पर नाली का पानी का दाब ज़्यादा होता है। अब क्या करेगा, इसका दाब ज़्यादा है और ये जो ट्यूब है जिससे सप्लाई पानी बह रही है उसका दाब क्या है, बहुत कम है। तो ये दाब को बराबर करने के लिए नाली की पानी जो होती है इस ट्यूब के अंदर घुस जाती है ना, इस दाब को, क्योंकि पानी का भी प्रवाह हम लोग जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि नाली का पानी भी ट्यूब के अंदर बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार घुस जाता है और क्या होता है, वो है ना बहने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि शहरों की जो पानी जो होती है सप्लाई पानी, उसको नहीं पीना चाहिए, अन्यथा बीमारी होती है ना, क्योंकि उसका रख रखाव अच्छी तरह से नहीं होता है बच्चों। और इसका अनुप्रयोग, बर्नौली का प्रयोग आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आप लोग अपने है ना जो गैस सिलेंडर होता है बच्चों, जहाँ हम लोग चूल्हा जलाते हैं बच्चों, आप लोग नहीं देखे होंगे, मैं ये बात की गारंटी लेता हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर के देखेंगे जो उसका नोज़ल होता है ना, जहाँ पर गैस चूल्हा के पास जो नोज़ल जिसके द्वारा गैस जो होता है बर्नर तक पहुँचता है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बर्नर है बच्चों, ये बर्नर है जिसमें लौ मेरा निकलता है, इसका एक पाइप आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ तक आता है ना, और इसके जो इधर से जो गैस का जो पाइप आ रहा है जो अंदर की ओर जा रहा है ना, जो इसमें गैस सप्लाई करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर है ना स्विच को ऑन कर देते हैं, सारा गैस इसके अंदर बहने लगता है और वो जलना शुरू कर देता है। तो ये जो पाइप आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि बहुत बड़ा एक छिद्र होता है दोनों साइड, है ना, इस बर्नर के पाइप में यहाँ पर बहुत बड़ा एक छिद्र होता है ना। तो आप लोग कहिएगा कि जब ये गैस से जुड़ा हुआ, गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ पाइप जब बर्नर तक यहाँ पर पहुँचता है, तो जब गैस इसमें से तेज़ी से बहती है तो गैस को तो इस छिद्र से बाहर निकल जाना चाहिए,
है ना, तो गैस की तो बर्बादी हो जाएगी। तो ये छिद्र क्यों दिया जाता है, आप लोग जरूर देखिएगा बच्चों। यदि मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको प्रयोग को करने के लिए आप लोग अपने गैस को जरूर जा करके देखिएगा, तो वहाँ जरूर पाइएगा कि वहाँ छिद्र मौजूद है ना। तो ये छिद्र क्यों दिया जाता है, वहाँ छिद्र देने का कारण है बच्चों, जब गैस जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो गैस जो होती है बहुत पतली सी छिद्र से प्रवाहित होती है इस नोजल में, जिसके वजह से यहाँ का हवा का जो वेग जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। गैस का वेग अधिक होने के वजह से इस नली के अंदर का दाब क्या होता है, घट जाता है। दाब घटने के वजह से बाहर जो हवा मौजूद है यहाँ का दाब जो होता है उच्च होता है और इस नली का दाब कम होता है। तो बाहर से हवा जो होती है वो छिद्र के द्वारा इससे प्रवाहित हो जाती है, वो गैस में मिल जाती है, जिसके वजह से गैस को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है। हवा के मिलने से उस गैस को ऑक्सीजन मिल जाता है और वो आसानी से बर्नर में जल जाती है। और यदि इस छिद्र को बंद कर दिया जाए तो गैस नहीं जलेगी आपका, इसीलिए उस छिद्र को दिया जाता है बच्चों। इस तरह ना जाने कितने अनगिनत प्रयोग जो है बच्चों, है ना, आप लोग अपनी किताब के द्वारा भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बर्नौली जो है बहुत ही अच्छे नियम का प्रतिपादन किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार मैंने आप लोगों को प्रयास किया 3-4 गो इसका एप्लीकेशन समझाने का बच्चों। और आप लोगों को यदि और इसके बारे में जानकारी है, यदि और आप लोग जान पा रहे हैं कि बर्नौली का अनुप्रयोग कहाँ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके भेजिए बच्चों और बताने का प्रयास करिए कि आप लोग बर्नौली का कहाँ कहाँ अनुप्रयोग और अधिक देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा। आप लोग आज से मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत नॉलेज गेन किए होंगे बच्चों और आप लोग आनंदित महसूस किए होंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा पहले की तरह हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहे बच्चों, है ना। जो आप लोग आज हमारे वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों। जय हिंद।